गुड इवनिंग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3.19 करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें क्वेश्चन कहता है कि अगर एलॉय है, चूँकि हम सब जानते हैं एलॉय क्या होता है। एलॉय होता है दो या दो से अधिक मेटल्स का कॉम्बिनेशन। दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलॉय। कहता है एलॉय का जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा होगी कम, यानी ग्रेटर होगी, ग्रेटर या लेस। कब? उनके देन दैट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, यानी कि जो उनका अलग अलग मटेरियल हमने लिया है उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से क्या एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी हम सब जानते हैं क्या होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए प्योर एक मेटल है, ठीक है, प्योर मेटल में उसके अपने न्यूक्लियस होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, न्यूक्लियस होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, वो मूव करेंगे। ठीक है, तो मूव करने से जब वो कोलिजन होगा तो वो वहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। यही हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, जो रुकावट होती है, जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वही हम उसको बोलते हैं कि रेजिस्टेंस है। अब मान लीजिए इसी में जैसे यही एक वायर है, इस वायर में आपने जो है ये दो मेटल डाल दिए, कॉपर डाल दिया या एल्युमिनियम डाल दिया। ठीक है, अब इन दोनों को भर दिया इसमें। ठीक है, जब दोनों आ जाएंगे इसमें तो क्या होगा, नंबर ऑफ जो है न्यूक्लियस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, है ना, गैदरिंग बढ़ जाएगी। तो गैदरिंग जब बढ़ जाएगी तो हमको क्या होगा, करंट हम चलने में दिक्कत होगी, फिर और ज़्यादा दिक्कत होगी, तो यानी रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ेगा एक प्रकार से। तो हम ये कह सकते हैं रेजिस्टिविटी बढ़ेगी इसकी। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनके इंडिविजुअल मेटल थे, उनकी इंडिविजुअल मेटल की जो रेजिस्टिविटी थी, अब एलॉय बनने के बाद उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब यहाँ गैदरिंग ज़्यादा हो गई, कोलिजन ज़्यादा होगा, और कोलिजन अगर ज़्यादा हुआ तो नेचुरल सी बात है रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो पहले में हमारा ऑप्शन क्या था, ग्रेटर। तो पहला वाला जो है क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर, यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय विल बी ग्रेटर देन देयर इंडिविजुअल रेजिस्टिविटी। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा रहा है इसी में कि बताइए कि एलॉय यूजुअली हैव मच लोअर या हायर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल। देखिए, ये भी वही बात है कि जैसे हमने आपसे एक क्वेश्चन था इसकी पहले 3.17 में, जिसमें आपको V और I का डाटा दिया गया था। आपने पढ़ा था क्वेश्चन में कि V और I के डाटास दिए गए थे, तो V बढ़ रहा था, I बढ़ रहा था, लेकिन R की वैल्यू सेम आ रही थी, यानी R की वैल्यू लगभग कांस्टेंट हो रही थी। तो R की वैल्यू कांस्टेंट होने का ये था, उस समय हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट के बढ़ने के का जो बढ़ने, जब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट बढ़ रहा है, मतलब जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है मेटल का वो नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि R की वैल्यू हमारी कांस्टेंट आ रही है, यानी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने से इसका कोई भी प्रभाव उस पर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू लगभग नेग्लिजिबल थी। तो यहाँ पर आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट हायर होगा या लोअर होगा, तो देखिए अब यहाँ पर एलॉय की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एलॉय में उनका जो अपना इंडिविजुअल टेम्परेचर कोफिशिएंट था वो अपना अपना था। ठीक है, लेकिन जब एलॉय हमने बना दिया तो अब टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, क्योंकि इस पर फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो अब टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, यानी कि कम, यानी लोअर। क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है ना, ग्रेटर और लोअर, तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोअर। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि देखिए 3.17 क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं आपको समझ आ रहा है तो आप 3.1 क्वेश्चन देख सकते हैं कि V और I के बढ़ने के साथ साथ R की वैल्यू वहाँ पर कम होती थी। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। वो इसलिए कम होती थी कि ये जो एलॉय था, मैग्नेन का शायद एलॉय था, याद आया मुझे, कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय जो मैग्नेन का था वो नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर का था। टेम्परेचर के बढ़ने से उनकी रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं आ रहा था, तो इसी वजह से वहाँ पर R की वैल्यू हमारी लगातार कांस्टेंट हो रही थी। इसीलिए यहाँ पर भी जो क्वेश्चन पूछा गया सेम वही रिपीटिंग क्वेश्चन है इसका, कि एलॉय यूजुअली हैव मच लोअर या हायर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल।
तो अब प्योर मेटल से जो है एलॉय, हमारी एलॉय की रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि इस पर ये फर्क नहीं डालता है, टेम्परेचर पे फर्क नहीं डालता है। अब आ जाते हैं नंबर 3। नंबर 3 पे कहता है कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नेट इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीजेज रैपिडली विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए वही बात अभी हमने फिर से वही रिपीटिंग क्वेश्चन है कि एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है मैग्नेट की, जो डिस्कस कर चुके हैं, उसकी इंडिपेंडेंट होती है, फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिखेंगे? नियरली इंडिपेंडेंट। बहुत ही नेग्लिजिबल होता है तो नियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर मान लें इंसुलेटर है, जैसे अंबर, इंसुलेटर हम सब जानते हैं क्या होता है, जिनके थ्रू करंट नहीं फ्लो हो पाती। तो इंसुलेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटल बाय ए फैक्टर ऑफ ऑर्डर। देखिए मेटल में तो करंट अच्छी बनती है, ठीक है, और उसने पूछा है कि क्या इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी ये होगी कि ये होगी। तो भाई इंसुलेटर का रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होता ही, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता ही है, तो जाहिर सी बात है ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा होगी तभी ना करंट नहीं फ्लो करेगी ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10/22। ये इसका ऑथेंटिक आंसर है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। गुड बाय।